हेलो बच्चों। तो अब हम लोगों का जो चैप्टर है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक युक्त समीकरण। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड पेपर में जितने टाइप के सवाल पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे अपने को ये आइडिया लग रहा है कि अपनी इस बोर्ड पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर के नाम को देखते हैं। दो चर वाले रैखिक युक्त समीकरण है। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। अब देखो दो चर होगा यहां पर x और y, रैखिक युग्म समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। आप द्विघात समीकरण पढ़े हो तो वहां पे चर की घात दो होती है, यहां पे चर की घात कितनी होती है, एक। युग्म मतलब दो, समीकरण जानते हो मतलब दो समीकरण होंगे और दोनों समीकरण रैखिक होंगे और चर कितना होगा उसमें, उन समीकरणों में दो चर होगा। तो इसका अगर हम व्यापक समीकरण देखें तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है रैखिक समीकरण का व्यापक मानक समीकरण। अब देखो यहां पर एक चर x है, दूसरा y है, ठीक है, और इसकी घात एक, इसकी घात एक, घात एक ही तो है, चर की घात एक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रैखिक समीकरण है। अब चूंकि युग्म जोड़े की बात कर रहे हो मतलब दो समीकरण लोगे आप, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण लेंगे तो यहाँ पे x और y के गुणांक बदल दो और अचर पद बदल दो, बदलते जाओ। तो जितने बार बदलोगे उतने रैखिक समीकरण मिलेंगे। तो हम एक स्थिति में मान लो a1 कर दिए तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये अपना पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा रैखिक समीकरण x के गुणांक को फिर बदलो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये दूसरा। इन्हीं दो समीकरणों पे बात हम लोग करेंगे। ये हैं दोनों रैखिक समीकरण। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा हो गया, रैखिक समीकरण मतलब समझ गए, दो चर मतलब x और y। तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम लोग रैखिक समीकरण पे बात करने वाले हैं और दो समीकरणों पे बात करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप। अब आप पढ़ते आए हो कि अगर दो समीकरणें होती हैं, दो समीकरणें होती हैं, आप ऐसे पढ़ के आए हो ना। तो उन दोनों समीकरणों को हल करना सीखे हो आप, दोनों समीकरणों को हल करते हो आप। हल करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ये जो चर हैं एक्स और वाई, इन्हीं का वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालना मतलब समीकरणों का हल करना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन समीकरणों को हल ही करने वाले हैं। अपना मेन काम क्या होगा, इन समीकरणों को हल ही करना होगा है। हम घूम फिर के हर एक सवाल में इन समीकरणों को हल ही कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई। तो इन समीकरणों को हल करना आप जानते हो, इसलिए कोई चैप्टर ये कठिन नहीं है, बचपन से आप इसको पढ़ते आए हो। तो ये समझना चाहो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। आगे चले। तो अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हमने चार टाइप में बांट दिया है। ठीक है, चार टाइप में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। आप उसको वैसे ही याद रखो तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में हम लोग हल की प्रकृति को देखने वाले हैं। अभी हल हमने बताया, दोनों समीकरणों को हल करके जो x और y का वैल्यू है वही समीकरण को हल करना कहलाता है। तो हम लोग हल की प्रकृति के बारे में कमेंट करेंगे। अब देखो, अगर एक बात और सीख लो यहाँ से कि ये जो रैखिक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, सरल रेखा को निरूपित करता है। अभी इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम आगे भी करेंगे जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे चौथे टाइप में। या इससे संबंधित एक सवाल पूछा भी गया है, दो समीकरण आपको दे देगा रैखिक और कहेगा इन दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। एक सरल रेखा ये होगी, एक सरल रेखा ये होगी, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये। तो दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वास्तव में चूंकि ये दो रेखाएं जो हैं ये रैखिक युग्म समीकरण है, तो एक समीकरण मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 था, दूसरा है a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। तो ये हो गया एक रेखा, ये हो गई दूसरी रेखा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो उनका हल जो होगा उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, मतलब x और y का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? ये कुछ भी हो सकता है, दो चार आप जानते हो जब x और y का वैल्यू निकालते हो, जो कि ये चर है। तो अब यहाँ पे ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं या फिर एक दूसरे पे समांतर भी तो हो सकती हैं। अगर एक दूसरे के समांतर होंगी तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब हल नहीं मिलेगा अपने को। यहाँ पर सिर्फ एक हल मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक हो जाए रेखा, एक रेखा है और दूसरी रेखा उसी के ऊपर हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे अनेक हल मिलेंगे। देखो हल मिलने का मतलब क्या है, ये जो बिंदु है अगर किसी रेखा पे बात करें हम तो उस पर बहुत सारे बिंदु होंगे, असंख्य बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां से थोड़ा समझो आप, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। ये दोनों रेखाओं पे होता है ना प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगर ये एक रेखा है, इस पे बहुत सारे बिंदु है और इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा है, उस पे भी बहुत सारे बिंदु है, तो जो बहुत सारे बिंदु स्थित है ना, वही उन दोनों रेखाओं के हल कहलाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे होंगे। तो ये हल की प्रकृति में हम लोग यही देखने वाले हैं, या तो एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा या फिर बहुत सारे अनेक हल होंगे। बात समझ में आ गई कि हल की प्रकृति में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि या तो एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल बोलेंगे। अद्वितीय मतलब सिर्फ वही होता है, आप अद्वितीय शब्द का मतलब जानते हो। अद्वितीय शब्द मतलब उसके जैसा कोई नहीं, सिर्फ वही। तो एक ही बिंदु मिलेगा उसको अद्वितीय बोल देंगे। तो पहले केस में आप ले लो कोई हल नहीं, हल की प्रकृति ही हम देख रहे हैं। इस पे तीन कैटेगरी हमने बताई आपको, या तो कोई हल नहीं होगा या एक हल होगा या फिर अनेक हल होंगे। तो कोई हल नहीं होगा मतलब क्या, रेखाएं समांतर होंगी तभी तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब अपने को प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु वही होगा वही समीकरण का हल होगा। अब अगर प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं है तो हल भी नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे रेखाएं क्या होंगी, समांतर। इतनी बात समझ में आई? अब अगर रेखाएं समांतर हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं असंगत समीकरण युग्म। ये शब्द याद रखने हैं आपको, रेखाएं समांतर, असंगत समीकरण युग्म, कोई हल नहीं, इसी के ये कहने का तरीका है। अब यहां पे आपको कंडीशन भी याद रखनी है, अगर कोई हल नहीं हो रहा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। चलो, तो जब भी सवाल में कहे समीकरणों का कोई हल नहीं है या रेखाएं समांतर हैं या असंगत समीकरण युग्म है, तो ये वाली कंडीशन लगाओगे। इतना कॉपी कर दो। कर लिए, हटा दें। ये ए टाइप था। अब बी टाइप में हम लोग देखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने का मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, मतलब रेखाएं असमांतर होंगी तभी तो काटेंगी। आप जानते हो रेखाएं कैसी होंगी, असमांतर। और एक सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, सिर्फ एक ही तो बिंदु मिलेगा, उसी को हम लोग कटान बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, या फिर सिर्फ एक हल मिल रहा है, सिर्फ एक हल। बात समझ में आ रही? अब इसी को हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। तो आप याद कर लो, संगत और असंगत में मिस्टेक नहीं होगी। कैसे कि अगर हल मिल रहा है या तो एक हल मिलेगा या अनेक मिलेगा, एक मिले या अनेक मिले। अगर हल मिल रहा है तो उसको बोलेंगे संगत, और अगर हल नहीं मिल रहा है मतलब कोई हल नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे असंगत। यहाँ की कंडीशन आप याद कर लो, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2।
मतलब अगर सवाल बोले असंगत समीकरण युग्म है या रेखाएं समांतर हैं, मतलब एक बिंदु पे काट रही हैं, एक हल मिल रहा है या अद्वितीय हल मिल रहा है, सारी शब्दावली यूज कर सकता है, तो हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे। कर लो कॉपी, कॉपी कर लो। हम लोग देखेंगे अब सी वाले पार्ट को जिसमें अनेक हल मिलेंगे। सी वाले पार्ट में अब देखो अनेक हल होने का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया एक के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, रेखाएं क्या होंगी, या जो समीकरण है वो क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती समीकरण। हमने बता दिया आपको ये रैखिक समीकरण है जो कि रेखा को निरूपित करता है, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन याद कर लो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे कि असंगत बोलेंगे। मैंने क्या कहा, अगर आपको हल मिले, एक मिले या अनेक मिले, तो वो संगत होगा। कॉपी करते रहो। तो ये सारी शब्दावली आपको याद रखना है। तो पहले टाइप में हम इन्हीं तीनों चीजों पे बात करने वाले हैं। इसको कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y। हम लोग पहले टाइप के सवाल पे आ चुके हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 3x + 5y = 3, और दूसरा समीकरण है 6x + ky = 8 का कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। याद आई कंडीशन आपको, सवाल कह रहा है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगा दो। अभी आपने पढ़ा है कोई हल नहीं मतलब समांतर, समांतर और असंगत समीकरण युग्म। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ना। अब यहां से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है, तो उसके लिए आ जाओ। ये तो है आपका फॉर्मूला। अब ये जो दो समीकरण है, इन समीकरणों को a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी समीकरण को a2x + b2y + c2 = 0, इन्हीं समीकरणों से तुलना करना पड़ेगा क्योंकि यही हमने समीकरण व्यापक मानी है अभी। तो अब देखो पहले वाली समीकरण में जो x का गुणांक है वो है a1, तो इसमें जो x का गुणांक है वो है a1, मतलब a1 कितना मिला 3। जो y का गुणांक है वो b1, तो y का गुणांक कितना है 5, तो b1 कितना मिला 5। c1 के लिए ध्यान देना है आपको, c1 क्या है, RHS में नहीं है, LHS में ही है। जो सारे पद हैं वो LHS में है, RHS में सिर्फ 0 है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम रैखिक समीकरण युग्म बना रहे होंगे तो RHS में 0 रखना है, मतलब सभी पदों को हम LHS में लाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसको जब इस साइड में लाओगे तो ये -3 हो जाएगा और -3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप c1 लिखोगे, c1 बराबर -3। बात समझ में आई। इसी प्रकार इस समीकरण के लिए a2 क्या होगा, x का गुणांक, मतलब a2 कितना दिया गया है 6, b2 कितना दिया है y का गुणांक स्मॉल k, और c2 कितना दिया है, c2 के लिए फिर वही करोगे आप, इसको RHS से LHS में लाओगे, और LHS में लाओगे तो ये उस साइड में प्लस था माइनस हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। तो c2 का वैल्यू कितना मिल गया। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू पता है, यहाँ पे रखो और अपना आंसर लो। बात समझ में आई। कॉपी करोगे, करते रहो। चलो हम रख भी रहे हैं। a1/a2 आप जानते हो, नहीं जानते हो तो हमने बता भी दिया। ठीक है, चलो वैल्यू रखो। a1 का वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू 6 a2 का, b1 का वैल्यू कितना है 5,
और इसका वैल्यू कितना है k, तो यहाँ से k का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1/2 और ये 10 में, k का वैल्यू कितना मिला 10। यही आंसर है अपना। आप कहोगे सर ये बराबर नहीं है C1/C2 को, इसका यूज कहाँ होगा? अच्छा ठीक है, C1/C2 भी निकालो। ये सवाल क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 तो बराबर होगा, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा। मतलब A1/A2 C1/C2 के बराबर नहीं होगा, B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो आप A1/A2 कितना निकाले हो? A1/A2 निकाले हो 3/6, मतलब 1/2। इसको कितना निकाला आपने? 1/2। अब आप थोड़ा C1/C2 निकालो। C1 का वैल्यू कितना है? -3। C2 का वैल्यू है कितना? -8, मतलब 3/8। देख 1/2 3/8 के बराबर नहीं है, मतलब अपनी ये कंडीशन सही है। सही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, और यही फॉर्मूला लगा के हमने k का वैल्यू कितना निकाला? 10। कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? चलो अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल कह रहा है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y kx + 3y - k - 3 = 0, और दूसरी समीकरण क्या है? 12x + ky - k = 0। इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अनेक हल। तो अब देखो, अनेक हल की कंडीशन आपको याद है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलो एक भी मान रखें, A1 का वैल्यू कितना है? k, A2 का वैल्यू कितना है? 12, B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है k, C1 का वैल्यू है -k - 3, और C2 का वैल्यू है -k। तो एक बार इसको हल कर लो, ठीक है। तो अब एक बार हम ले रहे हैं k/12 = 3/k, तो यहां से k² 36 मिला, तो k का वैल्यू कितना मिला? +-6 है ना। 36, देख ध्यान रखना, वर्गमूल लोगे तो +- मिलेगा, +- दोनों साथ में लिखना, नहीं आंसर भी नहीं आएगा आपको। बात समझ में आ गई? माइनस छोड़ना नहीं है। एक बार इसको ले लो बराबर, तो ये मिला 3/k = -k। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये -k है, ये k से k कट जाएगा, ये -1 यहाँ जाएगा, तो -3 बराबर माइनस इतना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिला? 6। अब देखो यहाँ तो k का 2 वैल्यू मिल रहा है, +6 और -6, यहाँ पर मिल रहा है 1 वैल्यू। तो अपना आंसर क्या होगा? जो दोनों में हो, क्योंकि ये एक साथ दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा? k बराबर कितना होगा? 6। बात समझ में आ गई? कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़े। अगला सवाल कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण लिख ले हम लोग। आप स्क्रीन पे देख के लिखो, हम यहां देख कर लिख ले रहे हैं। 2 समीकरण दिया है और इस बार कह रहा है अद्वितीय है ना। तीनों पे एक इक्वेशन कर लेंगे हम लोग। तो समीकरण लिख लो। समीकरण क्या बोल रहा है? 2x + ky = 1। दूसरी समीकरण क्या है? 3x - 5y = 7। और सवाल क्या कह रहा है? एक अद्वितीय हल है, तब k का वैल्यू निकालना है आपको। तो अद्वितीय वाले के लिए कंडीशन आपको याद, बस वैल्यू रखो। A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू k। B1 B2 क्या होता है? y का गुणांक, और B2 का वैल्यू -5। बात समझ में आई? अब अगर C1 C2 की जरूरत होती है तो C1 का वैल्यू -1 है, C2 का वैल्यू -7, क्योंकि इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लो। तो चलो 3 गुणा करो, तो यहां से k क्या मिलेगा? k ≠ ये 10/3, मतलब आंसर कितना हो गया? k ≠ -10/3।
कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म है संगत है या असंगत। अभी हमने कहा था आपको याद रखना है ना, संगत और असंगत। संगत कब होगा? अगर हल मिला तो संगत होगा, चाहे एक मिले या फिर अनेक मिले, चाहे अद्वितीय हल हो या फिर अनेक हल हो, तब संगत होगा। और असंगत के लिए कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो पहला समीकरण देखो, पहला वाला पार्ट, ए वाला पार्ट देखो। ए वाला पार्ट कह रहा है 3x + 2y = 5, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इसी का है 2x - 3y = 7। अब यहां पे अपने को क्या निकालना है? ये संगत है या नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? तो चलो, संगत या असंगत के लिए हम क्या करेंगे? a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं संगत और असंगत दोनों केस, क्योंकि तीनों केस देखना पड़ेगा। संगत के दो केस मिलते हैं, जब हल मिलता है मतलब एक मिलेगा या अनेक मिलेगा। असंगत के लिए एक ही मिलता है। तो हम लोग निकालेंगे क्या? a1/a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2। तो a1/a2 निकालो, a1/a2 3/2 मिला, b1/b2 निकालो 2/-3 मिला, जो कि माइनस का 2/3 हो गया। c1/c2 निकालो -5/-7। अब ध्यान रखना, इन समीकरणों को जब हल करोगे आप तो तुरंत इस 5 को इस साइड में लाओगे। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं तो सवाल गलती हो जाएगी। तो अब देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये है 3/2, ये है माइनस का 2/3, ये आपस में बराबर नहीं है। यही कंडीशन तो क्या होती थी असंगत के लिए ना। असंगत मतलब कोई हल नहीं वाली स्थिति के लिए। याद करो। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है कि ये असंगत समीकरण युग्म है, मतलब कोई हल नहीं है। कर लो कॉपी। दूसरे वाले को हल करें। नहीं, यहां पे उल्टा बोल दिया ना हमने। ये किसकी कंडीशन थी? ध्यान रखना, गलती हो गई। ये संगत वाली स्थिति है। कर लो कॉपी। ये संगत वाली स्थिति है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं, ये अद्वितीय वाली स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? अद्वितीय वाली। ये अद्वितीय हल वाली स्थिति है, मतलब संगत समीकरण है यहाँ पे। इसमें बहुत मिस्टेक होता है, इसलिए अच्छे से आप याद रखना कि संगत समीकरण कौन सा होगा जब हल मिलेगा। या तो अद्वितीय मतलब एक हल होगा या अनेक हल होगा, और ये स्थिति होगी इसके लिए। ठीक है? और अनेक वाली स्थिति आपको याद है, यहीं पर ये भी अगर आ जाता, पहले इतना कॉपी कर लो फिर हम बोले। अगर यहाँ पे मान लो संयोग से इतना आ जाता, तो देखो सवाल तो आपसे बोला है कि संगत है या असंगत है, तो ये अगर आ जाती, अगर ये स्थिति होती, तब भी हम क्या बोलते हैं कि ये संगत स्थिति है, क्योंकि ये कौन सी स्थिति है? संपाती वाली। कर लो कॉपी। फिर दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। दूसरा वाला समीकरण देखो। दूसरा समीकरण क्या है? 2x - 3y = 8। और दूसरी समीकरण क्या है? 4x - 6y = 9। चले, अपने को निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2।
तभी तो हम बता पाएंगे कि ये संगत है या असंगत है। a1/a2 निकालो, a1/a2 2/4 1/2। चाहो तो आप समीकरण लिखो तुरंत, a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू लिख दिया करो, क्योंकि इस माइनस को, इस 8 को आप इस साइड में लाओगे तो ये -8 बराबर 0 हो जाएगा, ये -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू -6 है, c2 का वैल्यू -9 है। ये सारी वैल्यू लिख लो, फिर आप सॉल्व करो। b1/b2 कितना मिलेगा, b1/b2 ये देख लो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैटर है, ध्यान रखना, ये दोनों तो बराबर होते हैं कब कब, या तो कोई हल ना हो या फिर अनेक हल हो। c1/c2 वाला चेक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो c1/c2 देख लो, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब यहाँ कौन सी स्थिति है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। यही स्थिति कोई हल नहीं वाली है। कोई हल नहीं मतलब समांतर वाली स्थिति, ठीक है। अब कोई हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण युग्म होगा। बस समझ में आ गई। अगर यहीं पे ये c1/c2 के भी बराबर हो जाता है, ये भी 1/2 आ जाता, तो ये संपाती वाली स्थिति हो जाती, तो फिर कई सारे हल हो जाते, अनेक हल हो जाते। कॉपी कर लो, अगला सवाल देखते हैं। तो अब हम लोग पहले वाले टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वाले टाइप में हम तीनों पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बात समझ में आई। अब हम लोग टाइप 2 पे आ गए हैं। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, टाइप 2 पे हम लोग करने क्या वाले हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टाइप 2 में हम लोग समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, या फिर रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। सॉरी, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, क्योंकि ये जो रैखिक समीकरण है ये रेखाओं को निरूपित करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम लोग समीकरण टाइप 2 पे आ गए हैं इस चैप्टर के टाइप 2 वाले सवाल में, और यहाँ पे हम लोग समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण हल करेंगे। समीकरण हल करेंगे कैसे, या तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे होंगे हम लोग, या तो प्रतिच्छेद बिंदु बोलेगा। किसका प्रतिच्छेद बिंदु, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या तो कहेगा भैया समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हल करो प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालने को कहेगा तब भी हम समीकरण को हल करेंगे। कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या फिर कहेगा विलोपन विधि से हल करो। नहीं भी कहेगा तो कोई एक विधि लगा देंगे। तीसरी विधि क्या है, वज्र गुणन विधि। तो दूसरे टाइप में हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल को हल करेंगे। हल करेंगे मतलब समीकरणों को में एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो अब कितने टाइप से वो पूछ सकता है, या तो कहेगा दो रेखाओं का समीकरण देकर प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन विधि से, या गुणन विधि से। इसको लिख लो आप, फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो। कह रहा है रेखाओं x - y सॉरी x - 2 = 0 और दूसरी रेखा क्या है y + 6 = 0। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों का हल। हल मतलब x और y का वैल्यू। तो यहां से x का वैल्यू 2 मिला और यहां से y का वैल्यू मिला -6। तो यही है क्या, इन दोनों का हल, इन दोनों समीकरणों का, इन दोनों रेखाओं का हल। तो विकल्प देख लो आप कौन सा सही है, 2, -6 कौन सा विकल्प है, डी वाला। अगला सवाल देखो, कह रहा है समीकरण x - y = 2, x - y = 2 और दूसरा समीकरण क्या है x + y = 2। करना क्या है, अपने को हल निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि किस विधि से हल करो, तो आपकी इच्छा जिस विधि से करो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन।
यहाँ पे मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं किसी एक समीकरण से, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं और उसका मान अन्य समीकरण में रख देते हैं। मान लो यहां से हम x का वैल्यू निकाले y+2। हमने क्या कहा? किसी एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के रूप में। हमने x का मान निकाला y के रूप में, फिर ये जो मान निकाले हैं ये दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, बात समझ में आ गई आपको? किसी भी एक समीकरण से, हम इस समीकरण से निकाले हैं, आप इस समीकरण से निकाल लो, हम x निकाले हैं, आप y निकाल लो और यहाँ रख दो। तो किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं और हल कर लेते हैं। ये विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ रखोगे तो x का वैल्यू रखोगे y+2 और ये प्लस y है 2, तो ये हो गया y/2y और ये 2 कट गया। सही लिखा है? समीकरण तो सही थी ना? x - y2, ठीक है। y का वैल्यू 0 आ रहा तो आने तो उसमें गया, ये 2 वो 0, तो y का वैल्यू कितना मिल गया? 0। अब ये y का वैल्यू चाहे समीकरण इसमें चाहे समीकरण इसमें किसी में रख दो और x का वैल्यू, तो इसमें अगर y 0 रखोगे तो x 2 मिलेगा, अगर यहाँ y 0 रखोगे तो यहाँ भी x 2 मिलेगा। बात समझ में आई? तो यही अपना आंसर है। x कितना है 2 और y कितना है 0। आंसर देख लो, x 2 है y 0 है, बी नंबर सही है। तो प्रतिस्थापन विधि आपको याद रखना है। क्या करते हैं? किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं और उसका मान अन्य समीकरण में रख देते हैं। इससे निकाले हो तो इसमें रख दो, इसका मान लो यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं x के रूप में तो यहाँ रख देते हैं। कर लो कॉपी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, कॉपी कर लिए, x - y = 26 और दूसरा समीकरण क्या दिया है? x - 3y = 0 को हल करो। अब देखो, हमने प्रतिस्थापन विधि आपको बता दी और सवाल अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको हल करना है। ये नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन से कि विलोपन से, तो आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो या विलोपन विधि से हल कर दो, ठीक है। हम अब आपको विलोपन विधि सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि आपने सीख ली, अब हम लोग विलोपन विधि की बात करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? किसी एक चर के गुणांक को किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। दोनों समीकरणों में समान बनाते हैं। मान लो यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो x का गुणांक 1, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। अगर वो गुणांक बराबर है तब तो ये स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा अपने को, अगर नहीं होता तब करते। तो अब यहाँ नहीं है तो सीधा सीधा लिखो। क्या करते हैं? एक दूसरे के नीचे दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिया, ये समीकरण 1 थी अपनी, ये समीकरण 2 थी। हम लोग विलोपन विधि देख रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक समीकरण के नीचे दूसरे लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ y संयुक्त x का गुणांक दोनों में बराबर है, इसलिए हमको ये बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता, अभी हम अगला एग्जाम्पल लेंगे उसमें बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं? समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। फिर समीकरण को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को हल करना है समीकरण को, x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो, जोड़ना है या घटाना है वो सवाल, वो जो समीकरण है वो देखकर आपको पता चलेगा। आप चाहते क्या हो? गुणांक को बराबर क्यों किया था आपने? क्योंकि वो चर निपट जाए, वो चर कैंसिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपका मकसद क्या है? जिस चर के गुणांक को आप बराबर कर रहे हो, मतलब उस चर को आप काटना चाहते हो, हटाना चाहते हो समीकरणों से। तो यहाँ पे बराबर है। अब ये दोनों कब हटेंगे? ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तभी तो हटेगा। 1 + 1 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए तो घटा दो। क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे।
घटाया क्यों? क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस होगा तभी तो। घटाने से आप जानते हो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। अभी जीरो के साथ माइनस लिखो, प्लस लिखो, एक ही बात। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस। अब ये घटेगा तो ये 2y आएगा प्लस का, और ये इधर आएगा 26। तो यहाँ से y का वैल्यू मिला आपको 13। अब ये y का वैल्यू आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जहां आपकी इच्छा हो किसी भी एक समीकरण में रख के y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें अगर रखोगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला? 39। आप यहाँ रखोगे तो यहाँ भी x का वैल्यू 39 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू वाई मतलब 13 3 39, ये माइनस उधर जाएगा प्लस को 39। बात समझ में आई? तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक चर को आपको हटाना है, एक चर को कैंसिल करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गुणांक को, उस चर के गुणांक को दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। उसके लिए किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, अभी अगला एग्जांपल हम लेंगे। फिर उसके बाद समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, इस हिसाब से देख करके कि भैया वो वाला चर कट जाए। कर दो कॉपी, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो। पहला समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये दो समीकरण हैं। अब इन समीकरणों को अपने को हल करना है। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है कि किस विधि से हल करना है, इसलिए आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि उपयोग में ले सकते हो। यहाँ से x का वैल्यू निकालो y के रूप में और यहाँ पे रख दो, ठीक है, जो कैलकुलेशन आपको आसान पड़े। हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया आपको कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं ताकि वो कट जाए। अब देखो यहाँ पर है 3x, यहाँ पे है 4x। तो अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें और इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 चौक 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो हमने कहा ना गुणांक को बराबर करते हैं, उसके लिए किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करने से काम बन रहा है इसलिए गुणा करेंगे, कभी भाग देने से काम बनेगा तो भाग दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर इसको हम समीकरण 1 बोल दें, इसको हम समीकरण 2 बोल दें, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा किया हमने और समीकरण 2 में हमने 3 से गुणा किया। क्यों किया? ताकि ये दोनों पद बराबर हो जाएं, और बराबर हो जाएगा फिर हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही चर मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ हमने 4 का गुणा किया तो ये मिल गया 12/x। ध्यान रखना जिस संख्या से गुणा करेंगे पूरे पद में करेंगे, और ये आपको लिखना भी है समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको लिखना है समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। तो 4 3 12, ये 4 दूना 8 और ये हो गया 44। इसको समीकरण मान लो आप 3, और इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12/x, 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि समीकरण दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दो, एक के नीचे दूसरे। तो ये समीकरण 3 लिखा ही है आपने, इसके नीचे चौथी को भी लिख दो, इसके नीचे लिख दें चौथी। ये है 12/x 15/y बराबर 21। x थोड़ा अच्छे से बना दो। ये समीकरण 4 है। अब देखो यहाँ पे, अब आप बताओ कि जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। ये है प्लस, ये अगर माइनस होगा तभी तो घटेगा, तभी तो ये वाला पद हटेगा। तो घटा दो, और घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये प्लस माइनस 0 हो गया। अब इसमें से इसको जोड़ना पड़ेगा ना, ये प्लस और ये भी प्लस हो गया, तो ये हो गया 8/y प्लस 15/y बराबर, ये 44 था और ये माइनस का हो जाएगा 21। क्लियर है? इसके आगे यहाँ पे लिखें तो अभी ये लासा हो गए, y ही आएगा तो 23 हो जाएगा। ये 8 5 13 होता है ना, तो 23/y बराबर, ये घटा दो तो ये कितना मिला, ये मिला 3 और ये मिला, ये भी 23 मिला। तो y का वैल्यू कितना मिला 1। अब इस y का वैल्यू आप कहीं भी रख दो, समीकरण 4 में 3 में 1 में 2 में कहीं भी रख दो, वहां से x का वैल्यू निकालो। तो हम कहाँ रख दे रहे हैं, मान लो समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, 3/x
2/y है ना, y का वैल्यू 1 रखा इज इक्वल टू 11। तो इसको सॉल्व करो, ये उधर जाके घट जाएगा तो 3, 2 घटा दो 9 मिलेगा। तो 3/x इज इक्वल टू 9। तो x कितना मिला, ये यहाँ गया ये यहाँ गया 1/3। तो x का वैल्यू कितना मिला 1/3, y का वैल्यू 1 मिला। कर लो कॉपी। तो हम लोग कौन सी विधि से हल कर रहे थे अभी, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया आपको कि आप किसी एक चर के गुणांक को बराबर करो, फिर जोड़ना है या घटाना है वहां से देख लो। हम जोड़ते या घटाते क्यों है, क्योंकि वो वाला चर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक चर मिलेगा, तो उसको हल करके उस चर का मान मिल जाएगा और फिर उस चर को किसी भी एक समीकरण में रख के हम लोग दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। कर लो कॉपी, अगला सवाल पढ़ो। पांच बटा एक्स प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये दो समीकरणें आपको दी गई हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया आपको, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना ही अपना लक्ष्य है। ये लक्ष्य क्यों है, ताकि उसी चर को हम लोग बराबर गुणांक करके जोड़ या घटा कर हटा दें, दूसरे चर का मान निकाल लें। बात समझ में आई। अब विलोपन का ही एक डिफरेंट टाइप का सवाल ये भी है। इसमें होता क्या है, कुछ पद जो है अपने को दोनों समीकरणों में कॉमन दिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई दोनों समीकरण में दिख रहा है। यहाँ 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई दिख रहा है। तो विलोपन विधि का ही एक प्रकार है जिसमें कुछ पद जो है दोनों समीकरणों में कॉमन दिखते हैं, तो उन्हीं को हम लोग मान लेते हैं और समीकरण को सिंपलीफाई, सिंपल रूप में लिखते हैं। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले मानेंगे 1/x प्लस वाई को हम u मान लिया। हमने क्या कहा, जो पद कॉमन दिख रहा है दोनों में दिख रहा है उसको आप मानो नए चर के रूप में, और 1/x माइनस वाई को हमने v मान लिया। अब दो नए चर लाए हम अपने से u और v को, है ना। तो u और v को हम पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों समीकरणों में रख करके, फिर उसके बाद यहाँ पे u और v का वैल्यू निकालेंगे तो और x और y निकालेंगे। अब इस समीकरण से अपने को क्या मिलेगा, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, जब ये मान रखेंगे हम लोग तो ये देखो, इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या, 5 गुणा 1/x प्लस वाई, तो ये 1/x प्लस वाई हो गया u, तो ये 5u हो गया, प्लस ये 1/x माइनस वाई v हो गया इज इक्वल टू 2। इसको समीकरण 3 मान लो। अब यहां से देखो, ये मिले 15 बटा, तो ये 15u हो जाएगा, ये 5v हो जाएगा, ये बराबर -2। इसको समीकरण 4 मान लो। अब देखो यहाँ पे जो चर हैं u और v हैं, ये x और y की तरह ही तो हैं, तो इसको अगर आप हल करोगे विलोपन विधि से तो कैसे करोगे, u के गुणांक को बराबर करो दोनों समीकरण में, या v के गुणांक को बराबर करो दोनों समीकरण में, है ना। इस बार हम v के गुणांक को बराबर कर लें, तो v के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 1 है, हम चिन्ह की बात नहीं करेंगे, परिमाण की बात करेंगे। यहाँ v का गुणांक है 1, यहाँ है 5, चिन्ह नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ -5 है, यहाँ +1 है, लेकिन हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो या तो इस समीकरण में 5 से भाग दे दो तो ये 1 हो जाए, या फिर इसमें 5 से गुणा कर दो तो ये 5 हो जाए। तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये 5×5 = 25u हो जाएगा, ये 5v हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण हो गई 4। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर कर लिया गुणांक बराबर 5v। अब एक के नीचे दूसरी लिख दो, फिर आपको जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ देखो,
अब ये प्लस है ये माइनस है, ये ऑटोमेटिक कट रहा है ना, प्लस माइनस, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा। तो इसका चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो नीचे वाले का चिन्ह कब नहीं बदलता? जोड़ने पे नहीं बदलता। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या करो आप, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। तो ये 25 कितना हो गया, 40 u, ये तो कट गया। और ये जुड़ेगा तो प्लस का 10 और माइनस का 2, प्लस का 8 बचेगा। तो यहां से u का वैल्यू कितना मिला, 8/40, 8×5 मतलब 1/5। इतना लिख लो, मैं देख लूं बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा हूं, नहीं सही है। अब u का वैल्यू अपने को मिल गया 1/5। अब u का वैल्यू इस समीकरण में रखो या फिर इस समीकरण में रखो या इस समीकरण में रखो, तो v का वैल्यू निकाल लो। तो समीकरण 2 4 में ही रख देते हैं हम लोग। एक मिनट, ये 4 हो गई थी तो ये 5वीं समीकरण है और ये 4थी समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण 4 में ही हम लोग क्या करते हैं, u का वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 गुणा u का वैल्यू 1/5 -5v बराबर -2। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आपको पता है ना। ये 3 मिल जाएगा, 3 - 5v बराबर -2। तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो v का वैल्यू 1 बचा। देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये बटा में 5 चला जाएगा, तो v का वैल्यू 1 मिल गया। v का वैल्यू आपने निकाल लिया, u का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर लो, तो x और y का वैल्यू मिल जाए। इतना कॉपी कर लो, फिर हटाते हैं। कर ले कॉपी। u का वैल्यू 1/5 है और v का वैल्यू है 1। आ जाओ, अब नीचे लिखोगे आप, यहां से फिर शुरू करोगे। अतः इतना आपको पता है, तो 1/x + y = u का वैल्यू 1/5 रखो, रख दिया। सॉल्व करो, तिरिया गुणा करो, तो 5 = x + y मिला। चलो x + y = 5 लिख देते हैं सीधा सीधा। अब ये जो भी समीकरण हो 5 6 है ना, ये 4 थे तो 5, यार देख लेना आप जो भी समीकरण हो लो। अब यहां भी आप रखो, तो 1/x - y = 1 मिला, तो यहां से x - y = 1 मिला। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो वहां से x और y का वैल्यू मिलेगा। फिर चाहे आप प्रतिस्थापन से इनको हल कर लो या विलोपन से हल कर लो। विलोपन से देखो गुणांक बराबर है ना, तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। x - y = 1 था, ये समीकरण 8 थी। अब क्या करोगे, x इसको जोड़ दो चाहे घटाओगे, जोड़ोगे तो ये कटेगा, घटाओगे तो ये कटेगा। जोड़ दो आप, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2x मिलेगा, तो 2x ये भी जुड़ जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना मिला 3। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे आप 3, तो y मिल जाएगा 2। यही अपना आंसर है। कर लो कॉपी, ज्यादा फास्ट तो नहीं है। x का वैल्यू मिला 3, y का वैल्यू मिला 2। अगला सवाल देखो, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में किसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है आपको। अब हम लोग तीसरे पार्ट पे आ गए हैं, वज्र गुणन विधि से हल करना आपको सिखाएंगे। हमने प्रतिस्थापन विधि बताया, विलोपन विधि बताया, अब हम लोग तीसरे पार्ट में आएंगे, कहाँ पे, वज्र गुणन विधि से। तो सवाल में कह रहा है कि भैया अद्वितीय हल है तो हल भी करो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, सवाल लिख लीजिए। सवाल लिख के सॉल्व करते रहो। अद्वितीय वाली स्थिति चेक करो, क्या अद्वितीय है। ये भी तो हो सकता है कोई हल हो ही ना। अगर कोई हल नहीं होगा तो फिर वज्र गुणन या फिर कोई भी गुणन विधि लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हल ही नहीं मिलेगा तो चाहे जो सी विधि लगाओ मिलेगा ही नहीं आपको हल। ठीक है, सवाल लिख लो, समीकरणों को लिखो। पहले वाले पार्ट के समीकरण कौन कौन से दिए गए हैं आपको, देखो x - 3y = -3 0। दूसरी समीकरण कौन सी है, 3x - 9y - 2 = 0।
अब सबसे पहले चेक करो आप क्या इनका हल है या नहीं है। तो इसके लिए वही करना है आपको, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 निकालो। यहीं से तो पता चलेगा ना। तो a1/a2 1/3, b1/b2 -3/-9, ये भी आया 1/3, c1/c2 -3/-2 मतलब 3/2। यहां से आपको क्या मिला, ये दोनों तो बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। याद करो ये कौन सी स्थिति है, ये समांतर वाली स्थिति है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब कोई हल नहीं है। तो आप लिखोगे कोई हल नहीं है, इसके नीचे लिखोगे क्योंकि कोई हल ही नहीं है, अतः इस समीकरण को हल ही नहीं करेंगे हम लोग, तो वज्र गुणन लगाने की जरूरत ही नहीं। कॉपी कर लो, फिर दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं। कर लिया। तो पहले वाले पार्ट को आपको किसी भी विधि से हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, और अगर एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। दूसरा वाला पार्ट इक्वेशंस लिखो। दूसरे वाले पार्ट की इक्वेशंस क्या है, 2x + y = 5। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 8। चलो इसको सॉल्व करो और फिर देखो कि अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या बहुत सारे हल होंगे। तो आपको फिर वही करना है, a1/a2, a1/a2, b1/b2, b1/b2, c1/c2। ध्यान रखना ये -5 -8 आएगा, है ना, तुरंत इसको बना लिया करो आप, नहीं मिस्टेक करोगे आप। कह रहे यहाँ तो आप रेशियो निकालोगे c1/c2, तो c1/c2 निकालो। देखो ये 5/8 यहाँ से भी आया, जब इस साइड में होता तो भी 5/8 आता, है ना। यहाँ तो गलती नहीं होगी, जब अभी आप वज्र गुणन विधि में आपको बताऊंगा तो वहां मिस्टेक कर दोगे आप, c1 और c2 का वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू रखने में गलती हो जाएगी। तो आप यही तरीका, तुरंत इसको कहाँ लाओ, LHS में, RHS में 0 बनाओ। तो अब देखो यहां से आपको क्या मिला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। याद करो ये कौन सी स्थिति है, यही स्थिति तो अद्वितीय हल वाली है ना। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, एक हल मिलेगा अपने को। कर लो कॉपी, एक हल मिलेगा मतलब इन समीकरणों को हल करना पड़ेगा, और सवाल कह रहा है वज्र गुणन विधि से करो, तो ठीक है। अब हम आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि, इसको कॉपी कर लो। चल लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। हमने आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बता दिया, अब हम लोग तीसरी विधि वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। तो वज्र गुणन विधि करने के लिए कुछ आपको नियम ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नियम यही कि ये LHS में सारे पद लाओ, RHS 0 बनाओ। LHS में सबको लाओ, RHS 0 बनाओ। क्यों? क्योंकि आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू लिखना है। a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, c2 कितना है -8। सबसे पहला हम ये काम करेंगे, हम वज्र गुणन विधि पढ़ना शुरू कर चुके हैं। फिर क्या करो आप, x लिखो यहाँ पे, कुछ दूरी पर y लिखो, कुछ दूरी पर अभी लिखना मत, देखो। फिर आप यहाँ पे लिखो b1, b2। अभी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन याद आ रहे हैं ना, ये खाली जगह भरने वाला। ये टेबल जो है ये आपके दिमाग में अगर छप जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा, है ना, आप मिस्टेक नहीं करोगे। कैसे, x y 1, पहले x फिर y फिर 1,
x फिर y फिर 1, ठीक है। दोनों साइड किनारों पे b1 b2 b1 b2 b1 b2, किनारों पर b1 b2, फिर c फिर c a, पहले c फिर a, तो c1 c2 a1 a2, पहले c फिर a, ये सेम चीज याद होनी चाहिए। फिर क्या करना है आपको, ये एरो लगाओ ऐसे। अभी इसका मतलब बताते हैं, इसका इसमें गुणा करना है, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें गुणा करना है, माइनस इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, माइनस इसका इसमें गुणा करना है। पहले टेबल बना लो, फिर अब देखो कैसे करने वाले हैं लोग। बना लिया टेबल, नीचे पर्याप्त जगह है, ठीक है, लिखते हैं। फिर क्या करोगे आप, अब इस टेबल का ही रिजल्ट हम लोग करने वाले हैं। एक्स लिखो, बटा में क्या लिखो, ये x पहले लिखा है ना, तो उसी x को लिखा हमने, बटा में क्या लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करो b1 c2, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, इसका गुणा इसमें करो b2 c1, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ और y लिखो ये वाला, फिर y के नीचे ये दो है ना, ये तो इसका गुणा इसमें c1 a2, माइनस लगाओ c2 a1, इसका गुणा इसमें, फिर बराबर 1 लिखो, फिर बटा, ये वाला 1 और बटा। अब क्या करोगे आप, इसका गुणा इसमें, फिर माइनस का चिन्ह, इसका गुणा इसमें, आपको क्या करना है, ये रिजल्ट जो है अगर याद कर सको तो याद करो, नहीं तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बनी नहीं चाहिए। अगर ये पिक्चर आपके दिमाग में बनी है तो ये रिजल्ट आप अपने से लिख लोगे। इस रिजल्ट को लिखने में आप गलती कर सकते हो, इसलिए आप ये पिक्चर दिमाग में बिठा लो। तो पिक्चर कैसे बनाते हैं, एक्स वाई मैं कैसे याद रखता हूँ वैसे आप याद रखो, पहले एक्स फिर वाई फिर 1, फिर दोनों साइड में b1 b2, फिर c a, पहले c फिर a, c a c a, दोनों साइड में b1 b2, फिर x है तो x के लिए जो 4 मिलेंगे, इसका गुणा इसमें, तिर्यक इसका गुणा इसमें, फिर माइनस लगा के इसका गुणा इसमें, फिर y के लिए इसका गुणा इसमें, फिर माइनस लगा के इसका गुणा इसमें, फिर 1 के लिए इसका गुणा इसमें, माइनस लगा के इसका गुणा इसमें। चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, इतना कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे b1 b2 ये जो भी वैल्यू है ये इस समीकरणों से रखेंगे और रखने के बाद इनको हल करेंगे। उसके लिए पहले ये आप लिख लो, फिर इसको हम हटा देते हैं, अपने को चाहिए थोड़ी सी जगह है ना, इसलिए अब इस वाले को हटा देते हैं। आप जब पेपर में सॉल्व करोगे, आपका लिखित पेपर होता है, बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आप इसको भी बनाना है ना। ऐसा नहीं कि ये रफ कार्य है, रफ कार्य कुछ भी नहीं होता, सब जो भी करना है आपको सामने करो कॉपी। चलो अब इस लाइन पे हम लोग इसके नीचे आप लिखना। अब ये हुआ x बटा b1 का वैल्यू देखो वहां से जल्दी से 1, b2 का c2 कितना है -8, ये माइनस चिन्ह है, फिर b2 का वैल्यू है 2 गुणे c1 का वैल्यू -5 बराबर चिन्ह, फिर y लिखो बटा में c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस c2 -8 a1 तो 1/, a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2 माइनस a2 का वैल्यू 3 और b1 का वैल्यू 1। अब इसको समझो, ये है x, ये कितना मिला -8 और ये माइनस +10 तो प्लस का 2 मिला, y ये -15 और ये माइनस +16, -15 + 16 1 मिला, और ये 1/4 -3 1। इसको फिर अब इसको हटा दे, कॉपी कर लिए हो ना, पॉज करके कॉपी कर लिया करो। अब इसी को सॉल्व को करना है बस हमको। तो यहां से क्या मिला अपने को, x/2, ये y/1 मतलब y और बराबर 1। तो एक बार इसको इसके बराबर ले लो, फिर एक बार इसको इसके बराबर ले लो,
तो जब इसको इसके बराबर लोगे मतलब x बटा 2 बराबर 1 लोगे तो x का वैल्यू 2 मिला। और फिर क्या करेंगे, y बराबर 1 ले लो तो x का वैल्यू मिला 2, y का वैल्यू मिला 1। यही है इस समीकरण का हल। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन के लिए आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। कॉपी कर दो। कर लिया कॉपी? आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और है, कर लो बस, वज्र गुणन से है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बाकी आप मेथड समझ गए कैसे करते हैं। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। करो कॉपी। ये पुरानी वाली इस सवाल, ये देख लो, ये रिपीटेड सवाल हो गया ना, बोर्ड का पेपर है, रिपीट सवाल करता है। ये वाला जो है पिछले वाले का ही तो पार्ट था, ये अभी यही तो किए हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 1 है, c1 का वैल्यू -5, इसको इस साइड में ले जाएंगे ना तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कितना रिपीट करता है, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, आप भी जानते हो। तो यहाँ से a2 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू है -8। क्योंकि ये -8 बराबर 0 करोगे आप। तो अब यही सवाल है, कर लेना आप, आंसर आपके सामने ही है। तो अब हम लोग टाइप 2 को कर चुके हैं कंप्लीट। टाइप 1 में हमने देखा क्या, समीकरणों के हल की प्रकृति, या तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, या एक हल होगा जिसको हम अद्वितीय हल बोलेंगे, या फिर अनेक हल होगा। बात समझ में आई? टाइप 2 में हमने क्या देखा, समीकरणों को हल करना, या तो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु बोले तो हम समीकरण को हल करके y का वैल्यू निकालेंगे, या तो हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, या फिर वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब हम लोग टाइप 3 पे आ चुके हैं। टाइप 3 में हम लोग देखने वाले हैं, टाइप 3 में अब हम लोग समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर हल करेंगे। अब कैसे बनाएंगे? समस्या जो होगी, जो सवाल होगा, उस सवाल के आधार पे हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उन समीकरणों को हल करेंगे। हल करने की 3 विधियां हैं, किसी भी विधि का आप उपयोग कर लेना। सवाल में अगर स्पेशली बोल ही दे कि इसी विधि से करो तब अच्छी बात है, उस विधि को अपनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर कोई सी विधि जो आपको सरल लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। वज्र गुणन तो आप बहुत कम उपयोग करोगे, पता है हमको भी, है ना। विलोपन का उपयोग ज्यादा करते हैं, प्रतिस्थापन का। तो सवाल पढ़े, इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल के आधार पे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उनको फिर हल करेंगे। तो सवाल आपके सामने दिखा, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। अब यहाँ कह रहा है कोई दो संख्या है और उनका अंतर है 26। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना संख्याएं x व y हैं। अब देखो दो संख्या हैं और सवाल में कह रहा है दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, एक संख्या बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी तभी तो घटेगा। मतलब यहाँ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी मानी है आपने, कौन सी छोटी मानी है। मैंने x को मान लिया बड़ा, आप चाहो तो y को बड़ा मान लेना, ठीक है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले संख्या मानो, फिर ये बताओ बड़ी है कौन सी, फिर प्रश्नानुसार कह रहा है अंतर। अब अंतर है मतलब घटाना है, तो बड़ी में से छोटी को ही तो घटाओगे। अंतर कितना है 26, इसको समीकरण 1, देखो हमने बना लिया समीकरण,
हमारा लक्ष्य क्या है, रैखिक समीकरण बनाना। तो एक समीकरण बना लिया, कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, बना लिया ना, पहला माइनस दूसरा बराबर 26, एक समीकरण मिला। अब दूसरी प्रश्नानुसार हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरा प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। अब हमको ये बताओ, अगर हम एक तरफ ले लें 10, एक तरफ ले लें 30, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 10 में 3 का जब गुणा करेंगे तभी ये 30 के बराबर होगा। मतलब हमेशा गुणा कौन सी संख्या में करेंगे, छोटी वाली संख्या में करेंगे। तो ये जो संख्या है, कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस में गुणा करें, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या तो माना हमने, लेकिन गुणा किस में करें। तो इसके लिए आपको ये उदाहरण से तो समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ आप छोटी संख्या में क्या करोगे, गुणा। छोटी संख्या में जब गुणा करोगे आप, तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, y, और बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा जब छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे हम लोग। अब देखो, 2 समीकरण बना लिए हमने, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? 2 समीकरण आप बना लिए, अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। अपना टारगेट क्या था, टाइप 3 में हम लोग करने क्या वाले हैं, टाइप 3 में हम लोग रैखिक समीकरण बनाएंगे, बना लिया, फिर इनको हल करेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे मतलब x और y का वैल्यू निकालेंगे, और x और y का वैल्यू हुई तो दोनों संख्याएं माने, काम खत्म। तो इसी को आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, =0। चलो इसको मान लो समीकरण को। अब इसको आप किसी भी विधि से करो, विलोपन, प्रतिस्थापन। अब देखो यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ भी x का गुणांक, सीधा घटा दो। बात समझ में आई? कॉपी कर लो इसको कॉपी कर लो, कर लिया। इस वाली समीकरण को इसके नीचे लिखो, घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस घटेगा, 2y आएगा, और ये 26 आएगा। y का वैल्यू कितना मिला, 13। अब इस y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो x माइनस वाई का वैल्यू 13 रखा तो 26 मिला, तो x का वैल्यू 39 मिला। अभी ऐसी कुछ समीकरण पीछे हल किए थे क्या हम लोग, यही अपना क्या है आंसर। देख लो बड़ी वाली संख्या कितना है, 39। अगर आप क्रॉस चेक कर लो सवाल में, हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो क्रॉस चेक करो, 13 की 39, 3 गुना है, और बड़ी में से छोटी को घटाओ तो कितना मिलेगा, 26 मिल रहा है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपना सवाल सही है, कर लो कॉपी। अगला सवाल बढ़े, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे वाले से 36 अधिक है। चलो अब दोनों कोण को मानो, आप रैखिक समीकरण बनाओ, उनको हल करो, x और y का वैल्यू निकालो, वही आपके कोण हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? जल्दी जल्दी करो। माना दोनों कोण x व y है, हम दो अननोन हैं, जो दो चर हैं x और y मान रहे हैं, और उनमें से हम मान लिए x बड़ा है y से। ये कोण है, ठीक है, डिग्री में कोण है। अब x अगर बड़ा है y से, और पहली कंडीशन क्या है, सवाल ही पढ़ो ध्यान से, तो कह रहा है दोनों संपूरक कोण है। संपूरक कोण आप जानते हो, दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग संपूरक। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ा वाला कोण है कितना अधिक है, 36,
तो वही बात हो गई, एक संख्या 12 है दूसरी 2 है। अब हम जानते हैं कि ये वाली बड़ी है, तो अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा। तो हमेशा जोड़ा अगर जा रहा है तो छोटी वाली संख्या में जोड़ो। तो छोटा वाला कोण क्या है y, तो y में जोड़ दो कितना 36। चूंकि ये 36 अधिक है इससे, तो इसमें जोड़ दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस समीकरण को बना लो, तो x माइनस वाई बराबर 36। ये दो समीकरण मिल गए अपने को। अब इन दोनों को हल करके x और y का वैल्यू निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। कैसे करते हैं समझ में आई। सबसे पहली बात क्या है, दोनों कोणों का को बोल रहा है वो संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब क्या है, दोनों का योग 180 अंश है। ये कोण काहे में माने हम लोग, डिग्री में माने हैं, ठीक है, अंश में। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से कितना अधिक है 36। अब देखो किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है, यहीं पे गलती करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप कोई एक अंक से समझ लो। अगर ये चर से समझ में नहीं आ रहा तो अचर से समझ लो। एक कोई संख्या हमने 12 ले ली, दूसरी संख्या छोटी सी 2 ले ली। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये 12 को इस 2 के बराबर करेंगे तो 2 में ही तो 10 जोड़ेंगे, जितना बड़ा है उतना 2 में जोड़ दो। तो उसी प्रकार इसमें जोड़ दिए। अब ये दो समीकरण हैं, अब इन दोनों समीकरणों को हल करना हम पीछे सीख चुके हैं। किसी भी विधि से आप इसको हल कर लो और यहां से आप x और y का वैल्यू निकाल लो, वही आपके क्या हो जाएंगे कोण। चलो सॉल्व करो, अपने से x और y का वैल्यू निकालो। x और y का वैल्यू निकालो। तो क्या करें, जोड़ दो या घटा दो, दोनों से ही काम बन जाएगा, काम बन जाएगा अपना। जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2x और इधर जुड़ जाएगा तो 6 8 3 11 216। तो x का वैल्यू कितना मिला 108 डिग्री में। अब x का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में इसमें रख दो तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 180 माइनस 108। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया 72 डिग्री। अब क्रॉस चेक कर लो आप, इसका और इसका दोनों का योग 180 आ रहा है और ये वाला में अंतर कितना आ रहा है 36। कर लो कौन। अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 12 है, अंकों का स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या कितनी होगी। जो नई संख्या है पहले वाले से 18 अधिक हो गई। आ जाए। अब देखो यहाँ पे जो संख्या वाले सवाल हैं इसके लिए क्या करते हैं, कोई एक संख्या पे बात कर लो। अगर चलो हम लोग 18 पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ दो जो संख्याएं हैं 12 18 पे बात कर लो। 18 को आप बचपन में ऐसे पढ़े हो, क्या कर दिया 18 ही ले लो, उसमें क्या है। ये है इकाई वाला अंक और ये है दहाई वाला अंक। दहाई वाला अंक है 1, इकाई वाला अंक है 8, इतना तो पता है आपको। तो दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करके इकाई वाले अंक को जोड़ देते हैं तो संख्या मिल जाती है। ठीक है, क्या किया हमने, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा किया। जैसे मान लो यहाँ 28 होता तो क्या करते, दहाई वाला अंक 2 है तो उसमें 10 का गुणा करो और इकाई वाले अंक को जोड़ दो तो ऐसे संख्या मिलती है। मान लो अगर 36 है तो क्या करोगे आप, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करो और फिर इकाई वाले अंक को जोड़ दो, ऐसे संख्या बनती है। अब यहाँ जो संख्या है वही तो निकालना है अपने को समीकरण बनाना है संख्या के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या करें, संख्या के अंकों को मान ले और फिर संख्या बना ले। तो हम अंकों को मान लेते हैं, माना इकाई का अंक दहाई का अंक मानो और संख्या बनाओ। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक x मान लिया, तथा दहाई का अंक मानो आप y। तो संख्या क्या बनेगी, दहाई वाले में 10 का गुणा करते हैं तो ये 10y और इकाई वाले को जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आई।
संख्या कैसे बनती है, दहाई वाले में 10 का गुणा करके इकाई वाले अंक को जोड़ दो। मैंने आपको उदाहरण से समझा भी दिया। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल क्या कह रहा है कि अंकों का योगफल है 12। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 12, दोनों अंकों का योगफल कितना है 12, सवाल कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि अंकों को बदल दिया जाए। जैसे भी हमने संख्या लिया 36, अब क्या कह रहा है अंकों को बदल दो, मतलब 6 को दहाई बना दो, 3 को इकाई बना दो, मतलब 63 कर दो। तो अगर हम 36 को क्या लिख रहे थे, दहाई वाले में 10 का गुणा और फिर इकाई जोड़ रहे थे, तो यहाँ संख्या चाहे जो भी हो उसमें गुणा करेंगे 10 का दहाई वाले अंक में और फिर इकाई वाले को जोड़ेंगे। तो अब अगर हम संख्या में अंकों को ही बदल दे रहे हैं, अंकों को बदल दे रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है, इकाई वाला अंक दहाई का बन रहा है, दहाई वाला अंक इकाई का बन रहा है। तो अब इकाई का अंक कितना मिल रहा है अपने को, इकाई का अंक अब मिल रहा है y। सवाल कह रहा है अंकों को बदल दिया, बदल दो, अब भी बदल दो। दहाई का अंक कितना हुआ, तो इसलिए जो नई संख्या मिलेगी वो क्या होगी, करना क्या है, दहाई वाले में 10 का गुणा करो और इकाई वाले को जोड़ दो, तो नई संख्या कितना मिली। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि कोई भी संख्या है वो कैसे बनेगी, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करके इकाई वाला जोड़ दो। ठीक है, पहले कह रहा था ये अंकों का योगफल 12 है, लिख दिया हमने, योग मतलब जोड़। अब कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया हमने, तो जब बदलेंगे तो नई संख्या मिलेगी। पहले 36 थी अब 63 मिल गई, उदाहरण के लिए पहले 36 थी अब 63 मिल गई। इतनी बात समझ में आई। अब ये संख्या मिल रही, इतनी बात समझ में आई। और अब क्या कह रहा है कि ये जो नई संख्या है पुरानी वाली संख्या से कितना 18 अधिक है। ये वाली संख्या जो है पुरानी वाली संख्या इस वाली संख्या से 18 अधिक है, तो समीकरण बना लो। किसमें जोड़ोगे, हमेशा छोटी वाली संख्या में जोड़ा जाता है। तो प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है, पुरानी वाली संख्या ये हो गया 10y प्लस एक्स, और नई वाली संख्या जो है पहले लिखो फिर अभी देखते हैं किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा हूं, मैं भी थोड़ा देख लूं, नहीं अभी जगह है अपने पास। अब देखो कह रहा है जो नई संख्या है ना, मैं भी सवाल एक बार देख लूं, कह रहा है नई संख्या जो है वो अधिक है 18 से, नई संख्या पुरानी वाली से 18 अधिक है, ये अधिक है, ये वाली संख्या नई वाली संख्या जो है ये वाली अधिक है, तो अधिक ये है तो छोटी वाली में जोड़ दो, छोटी ये है तो इसमें जोड़ दो 18, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाए बराबर। अभी हमने बताया ना आपको वही वाला नियम चल रहा है, एक तरफ 2 है एक तरफ 8 है, 8 बड़ा है 2 से, ये बराबर कब हो जाएगा जब छोटी वाली संख्या में 6 जोड़ दोगे। तो जितना बड़ा हो छोटी वाली संख्या में जोड़ दो, अगर ये बड़ी है तो ये छोटी हो गई तो छोटी वाली में 18 जोड़ दो। अब इस समीकरण को हल करो यहाँ से, तो ये देखो ये 10y है ये x है, ये x उधर जाएगा घट जाएगा तो 9x होगा, ये 10y है उधर जाएगा माइनस का 10y होगा तो माइनस का 9y होगा, और ये 18 इधर ही रहने दो, है ना, पक्षांतरण तो जानते हो यार, 9 से भाग दे दो, या इस 2 को उधर ले जाओ क्योंकि इस वाले में उस साइड में है ना, तो -2 हो जाएगा। इसको समीकरण आप दो। अब 2 समीकरण हैं और 2 अज्ञात हैं, दोनों को हल करो, एक्स वाई का वैल्यू निकालो तो आप संख्या बना लोगे। एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ रखो तो संख्या, आपका आंसर ये वाली संख्या, ये तो नई संख्या है, ये पुरानी संख्या आंसर है आपका ये। इतना कॉपी करो, कर लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, क्या करो जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इधर जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, तो x कितना मिल गया 5। अब x का वैल्यू आप इस समीकरण में रख दो या इस समीकरण में रख दो, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू चलो इसमें रखते हैं, तो ये 5 रख दोगे घट जाएगा 7 5 12। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 7, x का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो संख्या यहां पे रख दो,
तो संख्या कितना मिल जाएगी 10 सत्ते 70 5 75। संख्या क्या मिल गई 75। कर लो कॉपी। मिस्टेक किया क्या एक्स का वैल्यू अंकों का योगफल 12 है। अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या जो है 18 अधिक है, इसमें जोड़ दिया या तो सही किया। ये देख लो आप, ये उधर जाएगा तो सही है, ये उधर जाएगा सही है। अच्छा इसको अरे यार यहाँ गलती कर दी ना, इसको भी उधर ले गए थे हम, तो यहाँ माइनस आ गया और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, इसीलिए अपना आंसर गलत आ रहा था। आप ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 12 तो कितना हो गया 14। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 7। अब एक्स का वैल्यू यहाँ 7 रखोगे, यहाँ पे 7 रखोगे तो -7, सॉरी एक्स का वैल्यू 7 रखोगे, ये घट जाएगा तो आएगा 5। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अब ये संख्या कौन सी बनेगी 10 × 5 = 7 मतलब 57। कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़ लो फिर, हटा दें इसको। तो कुछ भी नहीं था इसमें, क्या करना था अंकों को माना हमने, फिर संख्या बनाया हमने और सॉल्व कर लिया। जो सवाल कहेगा उसके आधार पे हम लोग समीकरण बनाएंगे, उनको हल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। आप जानते हो भिन्न में अंश और हर होता है, तो कह रहे हैं कि जब अंश से 1 घटाओगे ना तो 1/3 हो जाएगी भिन्न, और जब हर में जोड़ोगे 8 तो 1/4 हो जाएगी। चलो भिन्न मानो आप, x/y। अंश क्या है x, हर क्या है y। तो अब यहां पे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द प्रश्न क्या बोल रहा है, अंश से घटाया जाता है। अंश था 1 घटा दिया, हर के बारे में नहीं कह रहा है इस वाले में, तो पढ़ा रहने दो। कितना हो जाता है 1/3। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिला 3x - 3 = y। 3x - 3, ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है सब काम गड़बड़ हो जाता है। 3x - y = 3 समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है 1/4 हो जाती है भिन्न जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। चलो अगली कंडीशन क्या बोल रही है कि हर में 8 जोड़ रहे हो, जोड़ दो आप भी। अंश के लिए इस बार कुछ नहीं कह रहा है, अंश को पढ़ा रहने दो। हर में जोड़ो 8 तो कितना हो जाता है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये 4x होगा और ये हुआ y + 8। तो यहां से समीकरण क्या मिलेगा 4x - y = 8। समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। देखो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखो। तो हमने लिखा 3x - y = 3, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है। दूसरी समीकरण 4x - y = 8, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर घटाओगे तभी तो इसका चिन्ह बदलेगा, तभी तो ये प्लस माइनस कटेगा। तो घटा दो तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा और माइनस का x मिलेगा और ये घटेगा माइनस का 5 मिलेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला 5। अब ये x का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखो आप, जो आसान लगे। इस x का वैल्यू चलो इसमें रख देते हैं 2 से, समीकरण 2 में रख दिया हमने। तो समीकरण 2 में x रखोगे तो y कितना मिल जाएगा, ये देखो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, उधर जाएगा -20 तो -12 + 12 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 12। तो अपनी भिन्न क्या मिल गई 5/12, यही आंसर है। कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़ो।
अब हम तीसरे टाइप पे तीसरा टाइप कंप्लीट कर लिया हमने। मतलब हम समीकरण कैसे बनाएंगे और उन समीकरणों को कैसे हल करेंगे आपने सीख लिया। संख्या का सवाल देखा, भिन्न का सवाल देखा, ठीक है, और अंकों का योगफल देखा आपने, कैसे करना है समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट टाइप पे आ चुके हैं अपने, और लास्ट टाइप में क्या होगा, हम लोग करने वाले हैं युगपत समीकरण जो दिया जाएगा क्वेश्चन में उसका ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद वो जो दो समीकरण हैं, हमने आपको पहले बताया कि ये जो रैखिक समीकरण है ये सरल रेखा को निरूपित करते हैं। अब अगर ये सरल रेखा को निरूपित करते हैं तो दो रेखाएं मिल जाएंगी अपने आप अपने को, और एक अक्ष दे देगा सवाल में कहेगा एक्स अक्ष ले लो और ये दो रेखाएं ले लो, इनसे त्रिभुज बना लो और उसके शीर्ष पूछ लो। करना क्या अपने को ग्राफ खींचना है। हम लोग टाइप 4 पे पहुंच आए हैं, अपने लास्ट टाइप पे आ गए हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या क्या करना है, एक तो ग्राफ खींचना है अपने को, दूसरी बात क्या करना है, एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के साथ दोनों रैखिक समीकरण, दोनों जो युगपत समीकरण है दोनों तो सरल रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं बोलो या फिर रैखिक समीकरण बोलो, एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के साथ दोनों रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। क्या निकालना है अपने को, त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। तो इस लास्ट टाइप जो है अपना चौथा, उसमें क्या करना है, अपने को युगपत समीकरण से ग्राफ खींचना है पहली बात। दूसरी बात, या तो एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज जो बनेगा उसका शीर्ष, या वाई अक्ष के साथ त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष। आप जानते हो एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो वही शीर्ष को निकालने की बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये तो दो रेखाएं हो जाएंगी, जो दो युगपत समीकरण दिए जाएंगे अपने को वो दो रेखाओं को निरूपित करेंगे, और एक अगर हम एक्स अक्ष ले लेंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, इस तीनों त्रिभुज के शीर्ष निकाल लेंगे। और मान लो अगर वाई अक्ष ले रहा है तो एक रेखा ये रही होगी, एक रेखा ये रही होगी, तो ये त्रिभुज बनेगा, इसका शीर्ष निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना क्या करना है, आप इतना लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन। हम लोग अपने लास्ट टाइप पे आ चुके हैं, चौथे टाइप पे। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो समीकरण दी गई आपको, 2x - y = 1, और दूसरी समीकरण क्या है, x + 2y = 30। और ग्राफ खींच देंगे इन रेखाओं द्वारा y अक्ष से बना क्षेत्रफल निकालना, y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। देख लिया, मैंने कहा था x अक्ष बोलेगा या y अक्ष बोलेगा, तो क्या करना है आपको, ग्राफ खींचना है और y अक्ष के साथ बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हमको करना क्या क्या है इस टाइप के सवाल के लिए, वो लिखो। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 3 प्रतिच्छेद बिंदु। हर एक समीकरण के लिए 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, हर एक समीकरण या फिर हर एक रेखा के लिए, क्योंकि ये जो रैखिक समीकरण है ये एक रेखा को निरूपित करता है। इतनी क्लियर बात है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हर एक समीकरण के लिए 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इसके लिए भी 3 बिंदु निकालेंगे, इसके लिए 3 बिंदु निकालेंगे। बस हमें कैसे निकालेंगे, पहला जो बिंदु होगा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। हम लोग इस टाइप के सवाल करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो पहला जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा क्या होगा, वो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। जो दूसरा बिंदु होगा, एक रेखा की हम बात कर रहे हैं,
इस रेखा के लिए भी 3 बिंदु, इस रेखा के लिए भी 3 बिंदु निकालेंगे। तो इस रेखा के लिए एक बिंदु हो गया इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। एक बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष के साथ दूसरा क्या होगा, वाई अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु। बात समझ में आई। हम 3 बिंदु निकालेंगे, हर एक समीकरण के लिए 3 बिंदु निकालेंगे। तीनों बिंदु होंगे प्रतिच्छेद बिंदु। किसके किसके साथ होंगे, एक तो होगा इन दोनों रेखाओं के साथ, एक होगा एक्स अक्ष के साथ, एक होगा वाई अक्ष के साथ। बात समझ में आ गई। आ जाते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। अब हम ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है, तो उसकी कोटि कितनी होगी, 0। ये वाली दूरी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी कोटि तो 0 होगी, इतना पता है आपको। तो एक्स अक्ष पे अगर कभी भी आपको कोई बिंदु मानना हो तो आप a,0 मान लो, या इसको x,0 मान लो, या b,0 मान लो। आप ये भुज कुछ भी मान लो, कोटि तो हमेशा 0 होगी। इतनी बात समझ में। इसी प्रकार y अक्ष का जो भुज है वो 0 होगा। मतलब y अक्ष पे अगर आपको बिंदु मानना होगा तो आप सदैव क्या मानोगे, उसका भुज मानोगे आप 0, कोटि आप कुछ भी मान लो, ठीक है, भुज तो होगा 0 y अक्ष पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सुनो, जो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो दोनों पे स्थित होता है। हमने सबसे पहले शुरुआत में बात की थी, अगर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इन दो रेखाओं का, तो ये वाला जो बिंदु है ये पहली वाली रेखा पर भी होगा और दूसरी वाली रेखा पर भी होगा। उसी प्रकार यहाँ थोड़ा समझो, अगर मान लो कोई रेखा है जो एक्स अक्ष को इस बिंदु पे काट रही है, तो ये वाला जो बिंदु है a,0 वो इस रेखा पर भी होगा और एक्स अक्ष पर भी होगा। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर y अक्ष को कोई बिंदु, y अक्ष पे किसी रेखा को ये बिंदु अगर काट रहा है तो ये बिंदु y अक्ष पर भी होगा और इस रेखा पर भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात सुनो, अगर कोई समीकरण है, कोई समीकरण यही वाला ले लो, अगर समीकरण है 2x - y = a और इस समीकरण पर कोई बिंदु है a,0, कोई बिंदु है इस समीकरण पर, ये चूंकि समीकरण एक रेखा का है तो ये बिंदु इस रेखा पर है, और अगर ये बिंदु इस रेखा पर है तो ये बिंदु इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। आप पीछे बढ़े हो, ये जो बिंदु होगा इस रेखा को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु में, इस बिंदु को आप इस समीकरण में रखोगे तो LHS = RHS होगा। बात समझ में आई। तो अगर हम इस बिंदु की बात करें, स्पेशली a,0 की बात करें, तो यहाँ x, इस समीकरण में x की जगह a रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। बात समझ में आई। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो अब थोड़ा सोचो, क्योंकि x अक्ष पे हमने ये बिंदु मान लिया है, और x अक्ष और इस रेखा का ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कोई भी रेखा हो, x अक्ष और उसका प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब ये वाला बिंदु उस रेखा पर भी है, इस x अक्ष पर भी है, तो उस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो वहां से आप अगर y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और इसी प्रकार इस रेखा में अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इतना कॉपी कर लो जो लिखना चाहो आप इसमें से। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो हमको करना क्या है, हमने क्या कहा आपको, 3 बिंदु निकालने हैं। एक तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, फिर एक रेखा का x अक्ष के साथ और दूसरी रेखा का y अक्ष के साथ निकालेंगे। तो अब हम ये जान चुके हैं कि x अक्ष पे y क्या होगा, 0, x अक्ष पे y 0 होगा, और चूंकि उस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो रेखा पर भी होगा। तो हम करेंगे क्या, ये पहले कॉपी कर लिया आपने। अब हम सबसे पहले दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब आपको देखो इस समीकरण को हल करना है, इनके गुणांक तो बराबर है नहीं, तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो
इस वाले समीकरण में आप क्या करो, 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x 2y = 2। ये समीकरण 3 मिल गया। अब क्या करो आप, ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ दो तो ये 5x हो गया, ये कट गया, ये जोड़ोगे 13 2 15, x का वैल्यू 3 हो गया। अब x का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, चलो समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखोगे तो x का वैल्यू आपने कितना रखा, 3, तो यहाँ 3 वो घट गया, जाकर उधर 10 और 2 चला गया भाग 5। y का वैल्यू कितना मिला आपको, 5, x का वैल्यू मिला कितना, 3। और हमने क्या कहा, इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा, मतलब जो x और y का जो वैल्यू होगा वही होगा इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। 3, 5 एक बिंदु हमने a निकाल लिया, ये a बिंदु क्या है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग दूसरा बिंदु निकालेंगे इस वाली रेखा के लिए, पहली वाली रेखा के लिए। तो पहली वाली रेखा के लिए हम x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। ग्राफ से समझते हैं। हमने क्या कहा, इस रेखा पे और x अक्ष के साथ जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर क्या होता है, y0, तो इसमें y0 रखो। तो y0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2। 1/2 पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक x पे मिलेगा। तो इस रेखा का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु कितना मिला, 1/2, 0। कैसे पता, क्योंकि x अक्ष पे y0 होता है, 0, यहाँ पे 0 रख दिया y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 1/2। बस समझ में आई। हमने क्या कहा था आपको कि x अक्ष पे बिंदु मान लो a,0, a,0 इस रेखा पर भी होगा, क्योंकि इस रेखा अगर मान लो ये रेखा कहीं ऐसे जा रही है तो ये वाला बिंदु इस रेखा पे है, तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। मतलब इस पे x की जगह a रखो, y की जगह 0 रखो, तो a का वैल्यू मिलेगा 1/2, मतलब ये बिंदु मिल गया a/2, 0। इतनी बात समझ में आई। अब इसी प्रकार y अक्ष पर इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो इस रेखा का y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए अब हम ये जानते हैं कि y अक्ष के लिए x0 होता है, तो यहाँ पे x0 रख दो। तो x0 रखोगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा, y का वैल्यू -1 ये नीचे होगा 0, -1। x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला, -1। हमने क्या कहा था आपको, 0, b रखो, तो आप 0, b रखोगे, मतलब x का वैल्यू 0 रखोगे, b का वैल्यू y का वैल्यू b रखोगे, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा -1, x का वैल्यू 0 रखा ही है, तो ये बिंदु मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा 2x - y = 1। बात समझ में आई। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी रेखा में हम ये जानते हैं कि अनंत बिंदु स्थित होते हैं। किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत स्थित होते हैं। लेकिन अगर कम से कम 2 बिंदु हमको पता चल जाएंगे तो उन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर एक रेखा खींच सकते हैं। तो हमको हमारा टारगेट क्या है, इस रेखा पर 2 बिंदु ज्ञात करना है, तभी तो इसका ग्राफ बनेगा। इस रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए। तो उन दोनों बिंदु को हम कौन से बिंदु ले लेंगे, एक x अक्ष वाला ले लेंगे, एक y अक्ष वाला ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये निकालना आसान है। x अक्ष वाले बिंदु को पता करने के लिए इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख देंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, वो बिंदु मिल गया। इसी प्रकार y वाले बिंदु को y अक्ष पे बिंदु पता करने के लिए x का वैल्यू 0 रखो, y मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, 2x - y का। इतना क्लियर है। अब इसी प्रकार इस वाले रेखा के लिए भी लिखो आप। इस वाले रेखा के लिए भी हम 3 बिंदु निकालेंगे। एक तो प्रतिच्छेद बिंदु, ये एक पता चली गया। एक क्या, x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु। तो x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए x अक्ष पे y0 होता है, तो y0 रखोगे तो x का वैल्यू 13 मिल गया, 13। सही है ना, यही समीकरण थी, दूसरी वाली यही वाली थी। तो अब यहाँ x अक्ष पे y0 होता है, तो जैसे y0 रखोगे x का वैल्यू 13 मिल जाएगा। 13 1/2 से बड़ा होगा ना 13, मतलब इसके इस साइड में कहीं मिलेगा अपने को 13,0, y तो 0 हो गया ना। अब इसी प्रकार इस रेखा का y अक्ष वाला बिंदु पता करने के लिए x 0 रखो, तो x जैसे 0 रखोगे y कितना मिलेगा, 13/2,
और धन का मिल रहा है मतलब ऊपर मिलेगा 13/2, 0। ये दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो ये रेखा मिल जाएगी। कौन सी रेखा? ये वाली x - 2y + 13। ये वाली कौन सी रेखा है? x + 2y = 13। ग्राफ बना लिया हमने। अब सवाल क्या कह रहा है? इन दोनों रेखाओं से और y अक्ष से, ये देखो पूरा y अक्ष है और ये दोनों रेखाएं, इनका जो त्रिभुज ये बन रहा है ना त्रिभुज, ये वाला कौन सा बिंदु है? ये बिंदु क्या है? इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये देख लो, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यही तो है A अपना, जो हम निकाले थे 3/5। ये देखो, ये 1/2 है तो 1/2 से आगे ही तो मिलेगा 3। बात समझ में आ गई आपको? तो अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है, इसको डैश डैश से दिखा दें हम। और इसके शीर्ष, अब एक त्रिभुज के 3 शीर्ष मिल गए आपको। एक ये वाला मतलब ये 13/2, 0। दूसरा ये वाला 0, -1। तीसरा क्या है? 3, 5। तो अपना आंसर क्या है? एक तो ग्राफ बनाना, ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा आंसर क्या होगा? जो शीर्ष है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये। कर लो कॉपी। तो इसमें करना क्या है आपको? आपको 3 बिंदु ज्ञात करने हैं। हर एक रेखा के लिए 3 बिंदु। एक बिंदु तो दोनों का कॉमन होगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसका एक समीकरण का, हर एक समीकरण का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, मतलब x अक्ष पर बिंदु निकालेंगे। y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, मतलब y अक्ष पर बिंदु निकालेंगे। x अक्ष पर बिंदु निकालने के लिए y0 रखेंगे तो जो x का मान आएगा वो बिंदु हो गया, भुज का मान कोटि। उसी प्रकार y अक्ष पे बिंदु निकालने के लिए, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया ना, y अक्ष पे x0 होता है, तो x0 रखोगे तो जो y का वैल्यू मिलेगा उस हिसाब से फिर बिंदु मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर हम देख लेंगे कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है। कर लिया कॉपी? कर लो, फिर आगे सब चलते हैं अपने सवाल में। तो ध्यान रखना, हम लोग युगपत समीकरण ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि किस अक्ष के साथ त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का शीर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई कि अपने को 3 बिंदु निकालना पड़ेगा हर एक रेखा के लिए। एक तो उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जो 2 अन्य बिंदु होंगे, एक बिंदु होगा x अक्ष पे, दूसरा होगा y अक्ष पे। तो x अक्ष वाला बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान 0 रखो, x का मान निकालो। फिर y अक्ष वाले बिंदु निकालने के लिए x 0 रखो, y निकालो। अगला सवाल पढ़ो, लास्ट सवाल पढ़ो उस चैप्टर का। रैखिक युगपत समीकरण 4x - 5y = +16 = 0। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है आपकी? 2x + y = 6। ये है दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरण वही करना है, इस बार x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। तो ये -6 कर दें, इस साइड में ला दें, या छोड़ो इसको उधर ले जाते हैं तो इसको -16 कर देते हैं। अब इन दोनों हम क्या करें? सबसे पहले आपको मिलेगा युगपत समीकरण, कहेगा ग्राफ बनाओ, बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बताओ। तो सबसे पहले आप सोचोगे क्या करें, फिर ये मेरे शब्द आपकी कानों में गूंजेंगे, आपको याद आएगा क्या करना है। 3 बिंदु निकालना है, हर एक रेखा के लिए 3 बिंदु निकालना है। एक बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु, दूसरा बिंदु होगा x अक्ष पे, तीसरा बिंदु होगा y अक्ष पे। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? इन समीकरणों का हल ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इन समीकरणों को हल करना जानते हैं हम लोग, विलोपन विधि से हल करें। इस वाले समीकरण में 5 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10x + 5y = 30। क्यों किया हमने? क्योंकि ये 5 गुणांक हो जाए बराबर, और इस वाली समीकरण को लिख दो। आप चाहते तो इसमें 2 का गुणा करते तो x वाला पद क्या होता? बराबर हो जाता गुणांक। तो ये
ये है -5y इज इक्वल टू -16। 5 का गुणा सभी में करना है, ये है समीकरण एक। क्या करो, जोड़ दो तो ये हो गया 14x। ये जोड़ोगे तो वास्तव में घट जाएगा, प्लस का मिलेगा 14। सही कह रहा हूं मैं? 6 4 10 1 1 2 1 3, तो x बराबर मिला 1। बात समझ में आ रही है ना? तो अब x का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में डालो, यहाँ कहीं भी डाल दो। तो इसमें डालें x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलेगा, x का वैल्यू रखो, 1x का वैल्यू रखोगे, 1 तो ये इधर जाएगा, 1 घटेगा, माइनस का 1 जाके इधर क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -17 आ गया तो आने दो। अच्छा 4 है तो -4 हो जाएगा, -20 हो जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो प्लस का 4 मिल जाएगा। y का वैल्यू +4 मिल गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हम लोग अक्ष बनाएं, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष। अब हम इस वाली रेखा के लिए, पहली वाली रेखा के लिए x अक्ष पे बिंदु पता करो। अब x अक्ष पे या तो धनात्मक वाले में होगा या तो ऋणात्मक वाले में होगा। y का वैल्यू 0 रखो, चूंकि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पे y क्या होगा, 0। y 0 जिसे रखोगे x का वैल्यू -4 मिलेगा। इसको 0 रखोगे तो x का वैल्यू -4 इस साइड में होता है, तो ये बिंदु मिला -4, 0। आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, आपको ये चीजों जो आप कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो है ना, वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे। आप लिखोगे इस रेखा का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रखने पर, फिर 0 रखो, सॉल्व करो, x का वैल्यू ये मिलेगा, नीचे लिखो अतः x अक्ष के साथ इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु -4, 0 होगा। इसी प्रकार इसी रेखा पे y अक्ष वाला बिंदु ज्ञात करने के लिए, अब y अक्ष पे x होता है 0, प्रत्येक हो सकता है ऊपर मिले या 0 नीचे मिले, लेकिन 0x तो 0 होगा ही। तो आप लिखोगे इस समीकरण में x का वैल्यू क्या रखने पर 0, जैसे x 0 रखोगे y कितना मिला, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 16/5 मिलेगा, प्लस का 16/5 ऊपर आएगा कहीं, x का वैल्यू 0, 16/5। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे ये दो बिंदु मिले, इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच सकते हो आप। बात समझ में आई? ये जो रेखा है ये कौन सी है, 4x - 5y = -16। इतनी बात समझ में आई, ग्राफ बन गया। दूसरी वाली रेखा के लिए एक बिंदु तो आप निकाल चुके हो 1,4। दूसरा बिंदु निकालने के लिए x अक्ष पे बिंदु पता करने के लिए x अक्ष पे होता है y 0। अगर y 0 है तो इसमें y का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। 3 इस साइड में होगा, प्लस वाले साइड में होगा। इतनी बात समझ में आई? मैंने सीधा लिख दिया, आपको ये हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी का पेपर दे रहे हो हिंदी मीडियम से, तो क्या लिखना पड़ेगा कि इस समीकरण का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इस समीकरण में y का मान 0 रखने पर x, फिर सॉल्व करो, x का वैल्यू 3 मिलेगा। अतः ये रेखा x अक्ष को बिंदु 3,0 पे प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार इस रेखा का y अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रखने पर फिर y निकालो तो y मिलेगा 6। y मिलेगा क्या, x का वैल्यू 0 रखा ना तो y का वैल्यू मिला 6। अब ये 5 × 15, 3 से कुछ ज्यादा आएगा और 3 से ज्यादा होता है 6, मतलब इसके ऊपर मिलेगा। कितना मिला, x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 6 मिला, तो 0,6। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप तो कुछ नहीं जानते, हम ही जानते हैं जो जानते हैं। ये क्या मिला था, 0,16/5, ये वाला। अब हमने क्या कहा आपको, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगी आपको, रेखा, या फिर ये समीकरण कौन सा, रैखिक। ये कौन सा बिंदु मिला, 0,6। और ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी है अपनी दूसरी वाली, 2x + y = 6। ग्राफ बना लिया। अब देखो, अगर x अक्ष के साथ बिंदु बोलता, अब देखो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु लिख दो। ये रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है ना, ये अपना बिंदु है 1,4। ये वाला बिंदु कौन सा है भैया,
1,4। समझ में आया बात। अब देखो सवाल में कह रहा है एक्स अक्ष के साथ, तो एक्स अक्ष पकड़ो, इस रेखा को पकड़ो और इस रेखा को, दोनों रेखाओं को पकड़ लो जहां भी दिखे। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो इसके शीर्ष बता दो आप, 1,4 -4,0 और ये 3,0, यही आपका आंसर। अगर सवाल कहता भैया जी वाई अक्ष वाले त्रिभुज, जो वाई अक्ष के साथ त्रिभुज बना रहा है, तो वाई अक्ष को पकड़ो, ये वाई अक्ष, ये रेखा और ये रेखा, तो आपको ये 3 बिंदु मिलते, त्रिभुज जो बनता है ये शीर्ष मिलते, तब आपका आंसर होता 0,6, 0,16/5 और 1,4। अभी क्योंकि एक्स अक्ष के साथ पूछ रहा है तो आंसर आपका क्या होगा 1,4, ये -4,0 और ये 3,0। बात समझ में आ गई। तो जब हम युगपत समीकरण में ग्राफ बनाते हैं तो अपने को 3 बिंदु चाहिए। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, पहला बिंदु दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, दूसरा बिंदु एक्स अक्ष पे होगा, तीसरा बिंदु वाई अक्ष पे होगा। अब एक्स अक्ष पे बिंदु पता करने के लिए वाई का वैल्यू 0 रखो, वाई अक्ष पे पता करने के लिए एक्स का 0। कितना सिंपल है। 2 बिंदुओं को मिला के आप रेखा खींच दो, फिर देख लो किस त्रिभुज किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ, किसके साथ त्रिभुज बनाने को बोल रहा है। यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ बोले तो एक्स अक्ष के साथ बनाओ, वाई अक्ष के साथ बोले तो वाई अक्ष के साथ बनाओ, और त्रिभुज के शीर्ष आप जानते ही हो। तो कर लो कॉपी, आपका चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर।